हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद मैं थोड़ा से लंबे गैप के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। हालांकि आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पॉलीमर्स पर डिस्कशन करना है ना। और ये पॉलीमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग कैसे, मतलब इसका हम लोगों की लाइफ में, डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। हाँ, अगर आप इसको सिर्फ एज अ चैप्टर के जैसे देखोगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगने वाला है और आपको कोई इसमें खास मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसी चैप्टर को अपनी रियल लाइफ से ज्वाइन करके देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स हम लोग अपनी डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं, है ना, हम लोग रोप वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स, हम लोग कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं। हम लोग जितने भी आज के डेली लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करते हैं फूड को छोड़ के, वो सारी आपकी कहीं ना कहीं पॉलीमर्स ही हैं। या वो जो मटेरियल्स बना है वो भी आपका पॉलीमर्स है। एक्चुअली है क्या, साइंस में डेली एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? उसका भी रीजन है। एक्चुअली है क्या, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो ह्यूमन बॉडी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेटलर्जी। मेटलर्जी में केवल हम लोग वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिससे कोई नया सब्सटेंस मिले और उस सब्सटेंस से ह्यूमन बॉडी को प्रॉफिट हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सरसों का पेड़ तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। सरसों के पेड़ में ये माना जाता है कि सरसों का पेड़ जिस किसी भी खेत में लगा होगा, है ना, उस सरसों के पेड़ की अगर जड़ को हम लोग खोदें और फिर उसका केमिकल प्रोसेस करें, उसके द्वारा हमें कुछ लेड के पार्टिकल्स रिसीव होते हैं। ये बात सही है। लेकिन हम उसको प्यूरिफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका भी रीज़न है। मान लेते हैं हमने उसको प्यूरिफाई किया, उस प्यूरिफिकेशन से जो भी हमें मेटल या गोल्ड, जो भी मटेरियल रिसीव होगा, उस मेटल की कॉस्ट उतनी नहीं होगी जितनी कि हम लोगों के प्यूरिफिकेशन मेथड में यूज हो जाएगी, है ना। इस कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड होगा और उस अमाउंट के बराबर हम लोग उस मटेरियल को रिसीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो केमिस्ट्री में या साइंस में जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रख के किए जाते हैं कि एक्सपेंसिव भी ना हो, मिनिमम अमाउंट्स में काम चल जाए, दूसरा ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल भी हो। तो वैसे ही आज के इस चैप्टर में हम लोग पॉलीमर्स डिस्कशन करने वाले हैं। और पॉलीमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों की डेली लाइफ से, है ना। साइंस में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चलता रहता है और उन प्रैक्टिकल्स पर एक ध्यान दिया जाता है कि वो प्रैक्टिकल्स ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हो, आई मीन ह्यूमन लाइफ के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हो। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, आजकल मोटर कार्स की बात करते हैं, है ना। मोटर कार्स में टायर, सीट्स, ये बहुत ही आजकल कंफर्टेबल आने लगे हैं। पहले की कंपैरिजन में आज की जो गाड़ियों में जो सीट लगे रहते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। पहले की गाड़ियों में आज के जो एयर बैग होते हैं, आज की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत अच्छी है पहले के कंपैरिजन में। अगर हम उनमें यूज़ फाइबर्स की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। शाइनिंग की बात करते हैं तो पहले कंपैरिजन में आज के टाइम में जो कोटिंग वगैरह होती है वो बहुत अच्छी है। मिस कहने का मतलब है, हमने अभी आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए ये सारे एग्जाम्पल पॉलीमर्स के ही है। किसके एग्जाम्पल है? पॉलीमर्स के हैं। दूसरे केस में आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आने लगे हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि हम लोग उनको भिगो भी दें, 5 मिनट के अंदर सूख भी जाते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारा मटेरियल बेसिकली किसका एग्जांपल है? पॉलीमर्स का है। तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। पढ़ना आपको क्यों है? क्योंकि हमारी डेली लाइफ से इसको बहुत यूजफुल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर्स की। तो देखिए जरा, पॉलीमर क्या होता है ये हमें सबसे पहले समझ लेना है ना बेटा। पॉलीमर बेसिकली, इस पॉलीमर के वर्ड में ही इसका कंप्लीटली मतलब छिपा हुआ है। क्या? मैं जरा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। हम ऐसे कह सकते हैं पॉलीमर जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कैसे? एक का नाम मैंने लिख दिया पॉली और दूसरे का नाम मैंने लिख दिया मर, ठीक है। मर्स लिख लेते हैं। बेसिकली पॉलीमर्स की बात चल रही। तो पॉली का जो मतलब होता है वो होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मर्स का मतलब होता है पार्ट। क्या बोल? पार्ट। या फिर इसी को हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं। मीन्स बहुत सारे पार्टिकल्स
जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और एक कंप्लीटली कंपाउंड बनाएं और भी कंपाउंड्स उसमें जुड़ने की कैपेसिटी रखते हो, तो उस कंडीशंस को हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं, है ना। जैसे रबर ले लो, नेचुरल रबर ले लो, वल्केनाइज्ड रबर ले लो, नाइलॉन ले लो, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? पॉलीमर्स के हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है कि पॉलीमर्स क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग एक चीज कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या बोला? मैनी पार्ट्स। मीन्स पॉलीमर्स का मतलब क्या है? मैनी पार्ट्स। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से कंबाइंड होके बनते हैं, उनको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। और इन पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इनका साइज बहुत ही बड़ा होता है। सो दैट सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। हम लोग पॉलीमर की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। पॉलीमर बेटा क्या होता है? मैंने अभी क्या बोला? पॉलीमर्स बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। पॉलीमर्स बेसिकली बेटा आपका एक हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास substance containing many simple unit और compounds। ठीक है, क्या बोलोगे? पॉलीमर आपका हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है जो कि छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, या हम लोग मॉलिक्यूलर यूनिट्स की बात करते हैं, तो ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर एक लार्जेस्ट साइज को कंटेन कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। अब देखो बेटा, पॉलीमर्स को समझने के लिए पॉलीमर्स की लैंग्वेज में कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मोनोमर क्या होता है, होमोपॉलीमर क्या होता है ना, कोपॉलीमर क्या होता है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। देखो, अभी हम लोगों को पॉलीमर के चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, वो मेन बात है। पॉलीमर के चैप्टर्स में हम लोगों को सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा? इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। दूसरा, फिर हम लोगों को इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। उसके बाद फिर हम लोगों को बेटा एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करनी है। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करनी है। इसके अलावा फिर हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स की भी बात करनी है। ओके, मीन बहुत सारे कंपाउंड्स का हम लोगों को प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करनी है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नेक्स्ट और लास्ट में फिर हम लोगों के मॉलिक्यूलर मास को पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने की भी बात करनी है। मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। हम लोगों को इतने पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू किया है। मैंने क्या बोला? पॉलीमर्स आपके दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग पॉली और मर बोलते हैं। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। मींस बहुत सारे पार्ट्स, सिंपल पार्ट्स आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। और पॉलीमर्स को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ड्यू टू बिगर साइज, ड्यू टू बिगर साइज। और इसमें अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यहां पर जो यूनिट होते हैं वो 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। ठीक है, और वो फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उस कंडीशंस पर हम उसको क्या बोल सकते हैं?
पॉलीमर्स बोलते हैं। अब देखो मैंने अभी क्या बोला, पॉलीमर्स को समझने के लिए पॉलीमर्स की लैंग्वेज में 2-3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्या? जैसे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मोनोमर्स। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बेटा, अब हम लोगों को मोनोमर के बारे में समझना। मोनोमर। अब मोनोमर क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। मीन्स एक सिंगल पार्ट, मतलब पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाए उस एक ऐसा कंपाउंड जो पॉलीमर दे, है ना। तो एक ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर देने की कैपेसिटी रखता है उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अ सिंपल मॉलिक्यूल which gives a polymer is called monomer। क्या बोला गया? एक ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर देता है उसको हम लोग मोनोमर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले हम मोनोमर से रिलेटेड और पॉलीमर से रिलेटेड एक पॉइंट्स पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब बेटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन आपका एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मोनोमर्स क्या देते हैं? पॉलीमर देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ मोनोमर convert into polymer is called polymerization। ठीक है बेटा, क्या बोला गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा मोनोमर किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाए, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब पॉलीमराइजेशन में एक या एक से ज्यादा मोनोमर आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? व्हेन टू और मोर मोनोमर्स आर कंबाइंड एंड गिव्स अ पॉलीमर is called polymerization। ठीक है बेटा, मिस पॉलीमराइजेशन आपका एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाए? कंबाइंड होके एक पॉलीमर्स दे देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो कि एक हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास को शो करता है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर पॉलीमर्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन वन और मोर, वन लिख देता हूँ, वन और मोर मोनोमर्स, जब एक या एक से ज्यादा मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होते हैं और वो पॉलीमर्स देते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल देखो, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम ये सारी बातें आपको बता देंगे कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और मोनोमर्स क्या होता है। हमें तीनों बातों को एक साथ समझना है। देखना बेटा, मैंने लिखा एक छोटा सा एग्जांपल, पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर। मैंने ऐसे लिखा, पॉलीथीन आपका एक पॉलीमर है। कैसे? अब हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। देखो बेटा, पॉलीथीन के फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको जो मोनोमर चाहिए उसका नाम होता है एथीन। क्या नाम होता है? एथीन। और इसी को आप इथाइलिन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? इसके कितने कंपाउंड ले लो, फॉर्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एथिलीन का फॉर्मूला है। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे वो भी देखो। प्रिपरेशन में क्या करोगे? मान लो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हमने
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बेटा? पॉलीमराइजेशन। और जब हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे तो मान लिया एन मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? एन। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये बॉन्ड दोनों साइड कंटिन्यू है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। पॉलीमर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ये आपका क्या है? ये आपका इथाइलिन है, लेकिन इसी इथाइलिन से हम लोगों को क्या बन रहा है बेटा? ये आपका पॉलीथीन है। क्या है बेटा आपका? ये पॉलीथीन। और इसी को हम लोग पॉली एथीन भी कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इथाइलिन है इसी को आप क्या लिखते हैं बेटा? एथीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथीन। और ये आपका क्या है? ये आपका मोनोमर है। क्या है? मोनोमर। जबकि ये पॉलीथीन आपका क्या है? ये आपका पॉलीमर है। और ये रिसीव कैसे हो रहा है? पॉलीमराइजेशन के द्वारा। समझे? मोनोमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? मोनोमर का मतलब क्या? एक ऐसा सिंगल यूनिट, एक ऐसा सिंपलेस्ट यूनिट जिससे पॉलीमर बनता है, उसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। और जिस किसी भी प्रोसेस के द्वारा मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और बना हुआ जो कंपाउंड बना वो क्या है? पॉलीथीन है, मीन्स पॉलीमर है। तो इस तरीके से हम इस पॉलीमराइजेशन, मोनोमर, इन सब की बातों का डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखो कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर क्या होता है वो भी समझना है। इसको आप फटाफट नोट कर लें। देखिए बेटा, देखो अब हम लोगों को होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है बेटा? होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। तो हमें ये पॉइंट पर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग होमोपॉलीमर की बात करते हैं। होमोपॉलीमर, तो देखो बेटा इसको आप जरा डिवाइड कर दो, इसको आप डिवाइड कर दो। कैसे? इतना वर्ड होगा होमो प्लस पॉलीमर, है ना। होमो प्लस पॉली और प्लस मर, तीनों बातों को अलग अलग कर दो। तो पॉली का मतलब तो होता है आप लोग जानते हो मैनी, मर का मतलब भी आप लोग जानते हो पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट। और होमो का मतलब क्या? सिमिलर। समझ गए? मतलब एक जैसे बहुत सारे पार्ट्स अगर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो हम उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वन टाइप ऑफ मोनोमर gives polymer, then it is called होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या लिखा बेटा? जब एक तरीके के मोनोमर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने आपको क्या दिखाया? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो हमने क्या लिया? एन मॉलिक्यूल ऑफ, अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ले लेते हो और फिर आपने पॉलीमराइजेशन अप्लाई किया तो उस कंडीशंस पर हम लोगों को जो कंपाउंड रिसीव होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एन मॉलिक्यूल है तो होल पावर एन, तो ये आपका क्या होगा बेटा? पॉलीथीन। और ये आपका क्या होगा? मोनोमर। और मोनोमर से बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? पॉलीमर। तो कैटेगरी क्या है? पॉलीमर की। और कौन सा कैटेगरी कंपाउंड है? पॉलीथीन। तो देखो क्या हुआ? व्हेन वन टाइप ऑफ मोनोमर, अब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि एथीन है, क्या है? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही बहुत सारे हैं और यही आपस में कंबाइंड होकर पॉलीमर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक टाइप के मोनोमर, एक ही टाइप के थे, जितने भी यूज हो रहे हैं सारे क्या है? एथीन है। तो जब एक टाइप के मोनोमर आपके पॉलीमर देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। आई मीन पॉलीथीन इज अ एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, मैंने लिख देना है पॉलीथीन is an example of
पॉलीमर। पॉलीथीन आपका होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कोपॉलीमर की। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं। हो गया? हो गया बेटा? चलिए देखो, अब इसके बाद हम लोगों को कोपॉलीमर के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब ये कोपॉलीमर क्या होता है वो भी समझ लो। अब हम लोग बात करेंगे कोपॉलीमर की। कोपॉलीमर, अब देखो इसको भी जरा डिवाइड करो। पहले हो जाएगा को, फिर हो जाएगा पॉली, और फिर हो जाएगा मर। अब एक चीज समझो बेटा, पॉली का तो मतलब मैनी होता है, मर का मतलब पार्ट होता है, और को का मतलब होता है टुगेदर। टो का मतलब क्या होता है? टुगेदर। मतलब बहुत सारे पार्ट जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। मींस होमोपॉलीमर में क्या था? जब सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल, सिंगल टाइप के कंपाउंड, सिंगल टाइप के मोनोमर्स कंबाइंड होते हैं तो होमोपॉलीमर्स बनाते हैं। लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर आपस में कंबाइंड होंगे तो फिर क्या बनाएंगे? कोपॉलीमर बनाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं व्हेन वन और ऐसे लिख लो, व्हेन टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर गिव्स पॉलीमर by the polymerization. Then the polymer is called copolymer. कोपॉलीमर मीन्स जब बहुत सारे मोनोमर जो कि एक ही टाइप के ना हो, एक से ज्यादा तरीके के हो, और कंबाइंड होकर पॉलीमर्स देते हैं तो हम उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। जबकि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या था? एक ही तरीके के मॉलिक्यूल थे। लेकिन कोपॉलीमर में एक ही तरीके की बात नहीं की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया नाइलॉन 610, नाइलॉन 66, नाइलॉन 26। ये सारे कंपाउंड, ऐसे और भी बहुत सारे, केवल नाइलॉन नहीं, और भी बहुत सारे अमाइड पॉलीएस्टर जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर बोलते हैं। एक से ज्यादा मोनोमर का मतलब क्या? एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। देखो जरा, हम लोग नाइलॉन 66 एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। चलिए बेटा देखिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। किसका एग्जाम्पल? कोपॉलीमर का। एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। ठीक है, तो मान लो मैंने नाइलॉन 66 लिख दिया। नाइलॉन 66 को किस तरीके से कोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल दिखाए मानते हैं वो समझो। बेटा नाइलॉन 66 जब भी बनता है इसमें दो तरीके के मोनोमर होते हैं। मोनोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिनसे मिलकर पॉलीमर बना हुआ है। इसमें पहला मोनोमर आपका होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। एक चीज और समझ लो, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, एक ये हो गया। दूसरा होता है बेटा एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। और ये दोनों ही कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी वाले लेक्चर में बता चुका हूं। तो देखो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का फॉर्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 और सिंगल बॉन्ड NH2। इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। जबकि एडिपिक एसिड क्या है? अगर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका एडिपिक एसिड है। ये दोनों आपके क्या है? एडिपिक एसिड। हमें इन दोनों को ऐड कर देना है।
तो देखो ये एक तरीके का मोनोमर है और ये एक दूसरे तरीके का मोनोमर है, तो दोनों मोनोमर जब आपस में कंबाइंड हो जाएंगे इस तरीके से और क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्या बेटा, पॉलीमराइजेशन। तो ये काम कैसे करेगा, देखो NH2 में से एक H को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने NH को इस तरीके से लिखा। तो एक्चुअली होगा क्या बेटा, यहाँ से ये H और ये OH आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से ये वाला OH रिलीज हो जाएगा, है ना। फाइनली ये दोनों मोनोमर आपस में 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहे हैं, किसके, वाटर के। अगर हम इसको भी N मान लें और इसको भी N मान लें तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2N H2O रिलीज कर दो, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा NH सिंगल बॉन्ड, CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड, NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होल पावर N। तो ये बेटा जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, नाइलॉन 6,6 कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी बात कर सकते हैं ऐसे। ये आपका क्या है, नाइलॉन 6,6 है, जो कि एग्जांपल है। हाँ एक चीज और, नाइलॉन 6,6 बेटा अमाइड कैटेगरी का कंपाउंड है। देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखो CONH ग्रुप कनेक्टेड है कि नहीं, तो और ये कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है। तो ये पॉलीअमाइड ग्रुप का भी कंपाउंड है, जो कि हम लोग पॉलीअमाइड कंपाउंड की जब पॉलीमर्स की बात करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मींस कहने का मतलब ये है कि आपका नाइलॉन 6,6 इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका यूज कहाँ होता है, रस्सी, बैग जैसी चीजें बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये बात हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ ली बेटा, नाइलॉन 6,6 के बारे में। तो यहां तक हम लोगों ने पॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स की बात की। अब मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, पॉलीमर्स का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो मोनोमर से रिसीव हो, है ना। लेकिन कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मोनोमर्स नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हो सकते। फिर से समझ लो, जितने भी पॉलीमर्स हैं वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि पॉलीमर्स का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो मोनोमर से बना हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो मोनोमर से नहीं बनते, है ना। उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग लिख लेते हैं या उसी को हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे लिखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट all macromolecule are not polymer, ठीक है। बिकॉज पॉलीमर फॉर्म बाय मोनोमर्स, ठीक है बेटा। वाइल एग्जाम्पल के तौर पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आपका एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल, और ये आपका पॉलीमर नहीं है, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, क्लोरोफिल आपका एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स नहीं है। क्यों पॉलीमर्स नहीं है? क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ये किसी मोनोमर से नहीं बनता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन तरीके कुछ कंपोनेंट्स के फैक्ट और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को जानते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्या पढ़ना है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब बेटा हम लोगों को क्लासिफिकेशन की बात करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब हम लोग पॉलीमर के क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। तो जनरली
पॉलीमर्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीमर्स क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। पॉलीमर्स क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। पॉलीमर को 4 टाइप से डिवाइड किया गया। कौन से देख लो, मैं यहां पर लिख देता हूं पॉलीमर, और फिर यहां पर मैंने इसके टाइप लिख दिए। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पर पॉलीमर को डिवाइड किया गया। दूसरा, पॉलीमर को स्ट्रक्चर के बेस पर भी डिवाइड किया गया। तो मैं ये भी लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर भी पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर भी पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पर भी पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया है। अब देखो, अब बेटा इन सभी के भी कुछ कैटेगरी हैं, और इन सब में ये जो है ना कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलास्टोमर। और पॉलीमर्स जो है 3-4 इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। विथाउट पॉलीमर्स के, या आप कह सकते हैं विथाउट पॉलीमर्स के, वो इंडस्ट्री एकदम बेकार है ना। जैसे इलास्टोमर, फाइबर, प्लास्टिक, इस तरीके की जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो सारे पॉलीमर्स को ही बहुत अच्छे से चलाती हैं। अब देखो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सोर्स के बेस पर पॉलीमर को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। इसमें एक होता है नेचुरल पॉलीमर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका होगा सिंथेटिक पॉलीमर, और नेक्स्ट आपका आएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सोर्स के बेस पर पॉलीमर को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। अब नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर्स को डिवाइड किया गया। कौन सा? एक आपका आता है लीनियर पॉलीमर। नेक्स्ट बेटा आपका आएगा ब्रांच्ड पॉलीमर, और नेक्स्ट आपका आएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर पॉलीमर को 4 टाइप से डिवाइड किया गया। इसमें एक आपका आता है इलास्टोमर, नेक्स्ट आपका आता है फाइबर, नेक्स्ट बेटा आपका आता है थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट आपका आएगा थर्मोसेटिंग। क्या आएगा बेटा? थर्मोसेटिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इन पॉलीमर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब बारी आती है सिंथेसिस की। सिंथेसिस के बेस पर भी पॉलीमर्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया। पहला एडिशन पॉलीमर, और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें अब पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशंस की बात करनी है। लेकिन अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब तो बात की बात है, इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। वो हम लोग समझेंगे जब हम इनके टाइप पढ़ेंगे तब। देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पॉलीमर पढ़ा, पॉलीमर्स की शुरुआत की, पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, पॉलीमर्स में हम लोगों ने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को समझा। इसके अलावा मोनोमर और पॉलीमराइजेशंस को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम लोगों को
क्लासिफिकेशन की बात करनी है, जो कि पॉलीमर्स को 4 टाइप से डिवाइड करता है, और ये चारों टाइप मिलकर आपस में 12 टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। कैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब ये चारों पॉलीमर्स डिफरेंट 12 टाइप के पॉलीमर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसके क्लासिफिकेशन का होने वाला है, और उसके बाद फिर जब हम लोग एडिशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको और भी मजा आएगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।